वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जो हमारे यहाँ पे सब गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई लेडीज यहाँ पर हैं, जो हमारी बेनिफिशियरीज हैं, जो हमारे साथ हर बार जुड़ती हैं और जो अब की बार पहली बार हमसे जुड़ी हैं, उन सबका बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बहुत सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट जबलपुर से डॉक्टर सोनल साथ में है हमारे। आप उनके बारे में स्लाइड पर पढ़ भी सकते हैं। और आज वो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, गर्भ संस्कार को लेकर हमें कुछ बताएंगी। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डॉक्टर सोनल को इनवाइट करती हूँ तो प्लीज़ अपना जो टॉक है उसे स्टार्ट करें, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। और जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो डॉक्टर सोनल की टॉक के बाद में आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। और अपना अपनी अपनी जो आपका, हमने सबको म्यूट कर रखा है अभी, लेकिन आपको अगर सवाल पूछना हो टॉक के बाद तो अपने आप को खुद अनम्यूट करके और सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सोनल, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट द टॉक नाउ। इवनिंग एवरीवन। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका मेन कंसर्न है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में ही आज हम सब बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल रिछारिया। मैंने अपना MBBS इंदौर से किया है और भगवान की कृपा से मुझे बहुत सारी तरक्की अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में मिली। उसके बाद मैंने जबलपुर में कार्यरत हूँ। सन 2012 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। ज्यादा मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे बहुत सारे पद मिले। जैसे IMA-WDW की स्टेट सेक्रेटरी रही, मीनोपॉज की सेक्रेटरी हूँ अभी, जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और लाइफ मेंबरशिप भी रही। कई अवार्ड्स रहते हैं, उनमें से कुछ के नाम हैं जो नेशनल लेवल के हैं, जैसे DK टैंक ट्रॉफी, साधना देसाई ट्रॉफी, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस की ट्रॉफी, और अभी लास्ट ईयर FICOG से भी मुझे सम्मानित किया गया। सो आप सभी के लिए ये टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम बात करेंगे गर्भ संस्कार की। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। सबसे पहले एक चीज समझिए कि संस्कार का मतलब क्या होता है। संस्कार के बहुत सारे मतलब होते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है अपने आप को इम्प्रूव करना, प्यूरिफाई करना, और सब अपनी गलतियों को छोड़कर एक नई चीजों के लिए आगे बढ़ना। ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हम कोई भी संस्कार दे रहे हैं, इसका मतलब है अपने बच्चे को गुड वैल्यूज या अच्छी वैल्यूज दे रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। हमारे समाज में पुराने समय में 16 संस्कारों का एक नियम था। ये जो 16 संस्कार दिए गए थे, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक सुसंस्कारित, सभ्य और एक संस्कृत समाज का निर्माण कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये संस्कार आपने समझा। संस्कार का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को सुधारना एक तरह से, या इम्प्रूव करना। और ये गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें, मुझे स्लाइड दिख नहीं रही, आप जो वो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम बच्चे को प्रीनेटल या जेनेटिक विकास के लिए बढ़ावा देते हैं। जेनेटिक विकास के लिए क्या बढ़ावा देते हैं? ताकि बच्चा एक अच्छा बन सके, सुचारू रूप से सही कार्य कर सके और सही तरीके से अपना, और हम उसको ऐसा मार्गदर्शन दें कि वो सही बन सके। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रीनेटल एजुकेशन पे फोकस करती है, जिसमें बच्चे की या फीटस की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे जोर दिया जाता है। और इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए ये एक होलिस्टिक तरीका है, जिससे माँ बाप एक संस्कार को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आज के परिप्रेक्ष्य में गर्भ संस्कार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बने, एक आइडियल चाइल्ड की हम परिकल्पना लेकर चल रहे हैं। हम सभी को केवल 2 बच्चे करने हैं, और वो 2 बच्चे इतने हाई IQ वाले, इमोशनली स्टेबल, बहुत अच्छा पढ़ाई करने वाले, सब तरह से हमें चाहिए कि वो सही बने। पर हम क्या ये सब कर पा रहे हैं? ये सब इसीलिए हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम गर्भावस्था के दौरान वो सब
अकम्प्लिश ही नहीं करते, जब हम नहीं अपनाएंगे तो हम अपने बच्चे को वो आहार, व्यवहार या वातावरण कैसे दे पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को अपने गर्भ में बच्चे को विकसित करने के लिए एक सकारात्मक सोच दें, एक आध्यात्मिक विकास को उसका बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, आजकल ऐसा कहा भी जाता है, आईक्यू से ज्यादा जरूरी होता है ईक्यू। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वोशेंट। वो इंसान बहुत ज्यादा समझदार है, आइंस्टाइन जितना दिमाग रख रहा है, किंतु अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को जीतना तो जरूर सिखाएं, पर हारना भी सिखाएं। और वो सिखाने के लिए, बच्चे को सही दिशा देने के लिए जरूरी है कि उसमें संस्कार हम गर्भ से ही डालें। नेक्स्ट, आज के समय में हमारे गर्भ संस्कार की आवश्यकता क्यों है? क्या हो रहा है? तनाव बढ़ता जा रहा है हर किसी में, प्रदूषण, दिनचर्या इतनी अव्यवस्थित हो गई है। मुझे याद है जब हम रात में, जब छोटे थे, 10 बजे के बाद किसी को फोन करने से डरते थे कि वो सो गया होगा। आज क्या स्थिति हो रही है? सुबह 8 बजे उठकर फोन करने से डरते हैं कि वो सोकर उठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये दिनचर्या बहुत गलत ढंग से अनियमित होती जा रही है। जब तक दिनचर्या हम सही नहीं करेंगे तब तक हमारा सर्केडियन रिदम सही नहीं होगा। सर्केडियन रिदम सही नहीं होगा तो डाइजेशन सही नहीं होगा, मेंटल एक्टिविटी सही नहीं होगी, और हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। हमारी हार्मोन्स जो रिलीज होने चाहिए, जो मेलेटोनिन अंडे सही बनने के लिए आवश्यक होते हैं, वो नहीं बनेंगे। जो हमारे एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होना चाहिए रात में, वो नहीं होगा। उसके कारण हमारा मेंटल स्टेटस गड़बड़ रहेगा, हमारी डाइजेशन गड़बड़ होने के कारण हमारा मोटापा बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले नियमित दिनचर्या अपनाने की। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गर्भ संस्कार इसीलिए आवश्यक है ताकि हम एक मुक्त और सकारात्मक गर्भावस्था का निर्माण कर सकें, जिससे शिशु का मानसिक और बौद्धिक विकास हो अच्छे से। एक स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, सब कुछ अगर आप देंगे तो एक अच्छा बच्चा पैदा होगा। वो अच्छा बच्चा एक अच्छा समाज बनाएगा और आगे चलकर एक संस्कारवान पीढ़ी भी बनाएगा। और हम सब, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, चाहे कोई रिसर्च वाला हो, हर व्यक्ति ये जानता है कि अगर माँ के विचार सही होंगे तो सही हार्मोन सिक्रीट होंगे, सही हार्मोन सिक्रीट होंगे तो अच्छा बच्चा बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड। गर्भ संस्कार में आज हम किन किन आयामों की बात करेंगे? सबसे पहली आयाम जो मैंने अभी आपको बताया, सकारात्मक सोच। माँ की सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ के अच्छे विचार ही शिशु पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दूसरी बात होती है संतुलित आहार। एक पौष्टिक भोजन अगर शिशु के पास मिलेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अच्छी तरह से होगा। तीसरी चीज होती है योग और ध्यान, जो आपकी सारी एंजाइटी को, मानसिक तनाव को, सबको खत्म करेगा और एक पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीशन शुरू करेगा, जिससे बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से होगी। ये योग और ध्यान और संगीत और मंत्र दोनों ही बच्चे के मानसिक विकास में बहुत फायदा करेंगे। जो सबसे लास्ट चीज हम बोलते हैं वो कहते हैं पठन पाठन। हमारे यहाँ बहुत पुराने से, शुरू से कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि उन्हें रामायण पढ़वाइए, उन्हें गीता पढ़वाइए। तो आखिर उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि अगर आप इन तरह की चीजों को पढ़ेंगे तो बच्चे में उसी तरह के पॉजिटिव संस्कार आएंगे। वहीं अगर आप धुरंधर देखेंगे तो क्या आएगा उसमें? उसमें आएगा वही हिंसात्मक व्यवहार। तो कोशिश करें कि आप अपने, जब गर्भवती महिला का पूरा वातावरण को हम सब मिलकर, मतलब केवल आप ही नहीं, केवल गर्भवती महिलाएं ही नहीं, उनका पूरा परिवार मिलकर उनकी सोच, उनके आहार, उनके आराम, उनकी दिनचर्या का सही ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड। आखिर गर्भ संस्कार शुरू कब से होता है? मैं तो ये कहूंगी कि ये एक पूरी दिनचर्या का हिस्सा है। ये जो चीज है ये हमें गर्भवती महिलाओं को ही नहीं सुनानी चाहिए, बल्कि लड़कियों को सुनानी चाहिए जो आगे जाकर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जिनकी शादी होने वाली है, कि आखिर उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए अगर उन्हें एक अच्छा बच्चा चाहिए तो। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे निकले,
हमसे ज्यादा तरक्की करे, हमसे ज्यादा होशियार निकले, हमसे ज्यादा पैसे कमाए, हमसे ज्यादा अच्छे से रहे। पर उस सब के लिए हमें उसके लिए क्या करना है ये हम कभी नहीं सोच पाते। तो एक चीज ध्यान रखें कि ये संस्कार हमें उसके पैदा होने से पहले से सोचना पड़ेगा। तो एक प्री कंसेप्शन यानी बीज संस्कार देना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें गर्भ संस्कार देना है, और पोस्ट डिलीवरी हमें बाल संस्कार देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का आईक्यू सबसे ज्यादा कब बढ़ा हुआ होता है, या मनुष्य के शरीर के दिमाग की कोशिकाएं सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती हैं? बुढ़ापे में होती हैं क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती बुढ़ापे में? बुढ़ापे में तो हम और चीजें भूलते जाते हैं, जितनी चीजें उन्हें बार बार दोहराते जाते हैं। सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी का चलता है तो वो गर्भ में बैठे हुए बच्चे का चलता है। उसके उतने ज्यादा कनेक्शन बनते रहते हैं हर दिन न्यूरॉन्स के। कई एक स्टडी मिली थी जिसमें ज्यूइश लोग सबसे ज्यादा आईक्यू वाले पैदा होते थे। तो उन्होंने एक स्टडी करी कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यूइश पीपल ज्यादा आईक्यू वाले होते हैं। तो पता चला कि वहां पर गर्भवती महिलाओं को जब वो गर्भ में रहते हैं तो उन्हें या तो टैपिंग गेम खिलाए जाते हैं, या मैथ्स के सम्स कराए जाते हैं, ये एक नई तरह की लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो क्या होता है, बच्चे के न्यूरॉन कनेक्शन बढ़ते जाते हैं और बच्चे का आईक्यू और बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप जब भी गर्भवती महिलाएं ये चीज ध्यान रखें कि उन्हें शुरू से ही ध्यान रखना है कि उन्हें कैसा गर्भ चाहिए। और इसकी और पहले शुरुआत करनी चाहिए लड़कियों को प्री मैरिज। सॉरी, अभी अभी हाँ हाँ हाँ, सोनल आ गई यस यस आगे ना जो यस 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 ना हाँ एक्चुअली डॉक्टर सोनल, अब आपकी आवाज आ गई। आ रही है। अच्छा, तो ठीक है। कहाँ से गई थी वहां से शुरू करूं फिर मैं मुझे नहीं पता था कि आवाज चली हाँ, गई है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, अरुण नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे थे हम डॉक्टर सोनल, इसे पिछले करिएगा। यस यस इस स्लाइड पे हम थे जब हम आपको लूज कर गए थोड़ी देर के लिए। Okay, so like we are talking about pre-conception counseling and this गर्भ संस्कार और बाल संस्कार। ये वाली बात हमारी कुछ हद तक हो चुकी थी कि बची थी? हाँ, आप हाँ, इसी वो पॉइंट बता- से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर। Okay, okay. Some people will be removed from the meeting आ रहा है मेरे इसमें, cancel। ठीक है, ठीक है। So the main thing which is required is, ये देखो ना बार बार आ रहा है। कोई बात नहीं डॉक्टर सोनल, वो आते जाते ऊपर नीचे वो मैसेजेस आते रहते हैं, हम सबको एंटर करवा रहे हैं। आप कंटिन्यू ठीक है, करिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। सो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा मिले, और उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले से ही प्लानिंग करें। ये सिर्फ गर्भ में ही नहीं आवश्यक होता, उसके लिए आवश्यक होता है हमारी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग अच्छी हो, यानी हमारे बीज संस्कार अच्छे हो, हमारे गर्भ संस्कार अच्छे हो, और फिर हमारे बच्चे को हम एक बाल संस्कार भी अच्छे दें। अब इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो मैरिज से पहले ही डिसाइड करना है कि हमें क्या क्या चीजें किसी भी मैरिज की कंपैटिबिलिटी में देखनी है और क्या क्या नहीं देखनी है। जब हम वो सब चीजें देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद अगर शादी करेंगे तो हमारे बच्चे के आगे की चीजें बहुत सही आएंगी। जैसे उसमें किसी भी तरह के रिसेसिव डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि पहले के समय में प्री मैरिज ये देखा जाता था कि भाई गोत्र एक ही तो नहीं है, अगर एक ही गोत्र में शादी होनी होती है तो उसको कंसेंग्विनस मैरिज कहते थे। इसका मतलब होता है, ये आज के समय में हम समझते हैं कि इसे कंसेंग्विनस मैरिज कहते हैं, पर पहले भी हमारे लोग ये जानते थे, और इसीलिए इस तरह मामी के लड़के, बुआ के लड़के वगैरह में शादी नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि इससे कई जीन्स के रेसेसिव डिसऑर्डर्स उभर कर आ जाते हैं। अगर इस तरह के रेसेसिव डिसऑर्डर उभर कर आते हैं तो भी बच्चे में कई तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। इसी तरह से बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हमें प्री मैरिज कराने चाहिए, जैसे थैलेसीमिया का टेस्ट कराना चाहिए हमें, कोई भी थायराइड डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रोजेनी तो नहीं है। इस तरह के सारे टेस्ट हमें कराने चाहिए ताकि हमें प्रॉपर वे में ये चीज मिलती रहे कि क्या अवेलेबिलिटी है और क्या अवेलेबिलिटी नहीं है। ये आपका फिर से प्रेजेंटेशन चला गया। अब आप लोग देखिए, स्लाइड दिख रही है आपको?
प्लीज लेट मी नो कि स्लाइड दिख रही है कि नहीं। हाँ दिख रही है सोनल दिख रही है। ठीक, ओके। सो ये प्री मैरिज काउंसलिंग में हमें करना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें एक मेडिकल कंपैटिबिलिटी के साथ अच्छा बच्चा मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा तरीके से लोगों के बीच में प्रचलित हो गई है, क्योंकि गर्भ संस्कार अगर हम देना चाहते हैं तो हम गर्भ प्लान भी करना चाहते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, गर्भ धारण करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर तरीके से मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो कि हमें बच्चा चाहिए। अगर ये मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड आप होते हैं तो अपना सारा स्वास्थ्य परीक्षण भी कराते हैं, जैसे आपको थायराइड, शुगर और एनीमिया ये करेक्शन कराना चाहिए, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर देनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने का मतलब है सही समय पर सोना, सही समय पर खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना। अगर आप ये लाइफस्टाइल शुरू करके अपना लेते हैं तो बहुत हद तक आपकी प्रेगनेंसी सही और सुचारू रूप से चलती है। पर अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो उसे आप एक्सेप्ट करें, रादर देन आप उसको कर्ज करते रहें कि ये तो मेरे लिए जरूरी नहीं था। अब हम आते हैं प्रॉपर गर्भधारण आखिर होता कैसे है। गर्भधारण के लिए जैसे हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, खेत चाहिए होता है और बीज चाहिए होता है। तो बीज यानी ओवम और सीमन अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र यानी आपका जो वोम्ब है, यानी माँ का जो यूट्रस के अंदर की जमीन है वो सही होनी चाहिए। अब इन दोनों चीजों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों के लिए फिर वही इंपॉर्टेंट है सही खाना, संतुलित मात्रा में खाना और सही नींद लेना। अगर ये चीजें सही रही तो आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा, आपका अंडा अच्छा बनेगा, तो आपका बच्चा अच्छा रहेगा। याद रखिए गर्भ संस्कार और सेफ मदरहुड साथ साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों का ही मुख्य उद्देश्य होता है एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा देना। तो कंसेप्शन या गर्भ धारण होने के बाद संस्कार की प्रक्रिया चालू होती है। बहुत सालों पहले जो ये गर्भ संस्कार की प्रक्रिया थी उसको कहा जाता था गर्भिणी व्याकरण। गर्भिणी व्याकरण में क्या लिखा हुआ है और प्रेग्नेंट पेशेंट के बारे में क्या बताया हुआ है कि उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसका विहार यानी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, उसका आचार यानी बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उसका व्यवहार यानी मेंटल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि इन सभी का आहार, विहार, आचार और व्यवहार का बच्चे के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और आजकल हम इस साइंस को एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि गर्भ में ही आपके बच्चे को क्या आगे चलकर बीमारी हो सकती है इसका पता लगाया जा सकता है। उस गर्भ के दौरान आपके व्यवहार से, आपके तरीकों से, आपकी एक्टिविटी से बच्चा आगे चलकर क्या प्रॉब्लम फेस करेगा वो हम पहले ही पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं इस दौरान सही सोचें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सही सोचें, सही मात्रा में और संतुलित हेल्दी भोजन करें, एक्सरसाइज करें और जरूर से नियम से आराम से बच्चे के लिए कोशिश करें कि वो ध्यान करना शुरू करें। अब क्या होता है गर्भ में केवल फिजिकली बच्चा ग्रो नहीं होता, उसके सारे सेंसेस भी खुले हुए रहते हैं। सेंसेस खुले हुए रहते हैं यानी सारे 5 सेंस जो हम बात करते हैं, वो टच भी कर सकता है, वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है और उसे टेस्ट भी रहता है। पर बेसिक प्राइमरी जो उसका सेंस बहुत डेवलप होता है वो होता है साउंड सोर्स। वो हर साउंड सोर्स को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। ये जो आप सोनोग्राफिक वीडियो देख रहे हैं, जो आजकल हम 4D वीडियो से ना बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे, इवन आप अपने बच्चे की भी 4D सोनोग्राफी को देखोगे तो आपका बच्चा अलग अलग साउंड को कैसे रिएक्ट करता है ये आपको पता चल जाएगा। जब कोई अच्छी म्यूजिक सुनेगा, जब कोई शांत वाली म्यूजिक सुनेगा तो उसका रिएक्शन अलग हंसी वाला होगा, और जब घर में कुछ लड़ाइयां होंगी या आप किसी तरह से आक्रोश में या गुस्से में होंगे तो भी वो उस वातावरण को उस तरह से रिएक्ट करेगा, सहम जाएगा, डर जाएगा। वो सारी चीजें आप एक सोनोग्राफी में देख सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि बच्चा अंदर आराम से आपकी हर बात को सुन सकता है। इसका बहुत सिंपल उदाहरण है जो आप सब जानते हैं अभिमन्यु के बारे में, कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना तो सीखा पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ सो गई थी उत्तरा।
तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी माएं बहुत सेंसेस में रहें और अपने बच्चे से जो कराना चाहती हैं, जो उसे सिखाना चाहती हैं, वो आज वो खुद स्वयं करें। जब वो खुद करेंगी तो उनका बच्चा जरूर सीखेगा। इस चीज में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे से गर्भ में संवाद करें, बात करें। आप अगर अपने बच्चे से बात करेंगी तो वो उसकी ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहेगा, आपको किसी तरह की मेडिकल डिसऑर्डर भी नहीं करेगा, और आपके बच्चे से आपका एक कनेक्शन गर्भ में ही डेवलप हो जाएगा। एक हाइपोथेसिस भी आई है इस पे, जिसको कहते हैं फोर्ड हाइपोथेसिस। ये पूरी दुनिया में आजकल बात मानी गई है। डॉक्टर डेविड ब्रूकर ने ये यूके में, जो एक कार्डियोवेस्क्युलर मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, एक रिसर्च पेश की है, जिसमें ये माना गया है कि अगर जन्म के समय में कम वजन का बच्चा होता है तो आगे होने वाली बीमारियां जैसे कि CHD, स्ट्रोक आदि से उसकी मौत होने की जिम्मेदारी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को प्रॉपर पोषण देना एक माँ की जिम्मेदारी है। तो आप सब ये याद रखेंगी कि अपने बच्चे से बात करना शुरू करेंगी। आज इस लेक्चर के बाद अगर आप इतना पॉजिटिव भी कर सकती हैं तो आप बहुत हद तक आगे बढ़ेंगी और इस चीज में आपको फायदा होगा। अभी हमने बात करी थी विचार की, अब बात करेंगे आहार की, यानी डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट के लिए ये ध्यान रखें कि शुरू के 3 महीने की डाइट आपकी ठंडे और मीठे फलों की होनी चाहिए और ठंडे और मीठे पदार्थ होने चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स लेने चाहिए ताकि आपको ज्यादा वॉमिटिंग ना आए, डिहाइड्रेशन ना हो, और हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इस दौरान पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है और कोशिश करें अपना ध्यान थोड़ा भटकाएं, कुछ अच्छी पॉजिटिव बातों की तरफ लगाएं, क्योंकि नौशिया की फीलिंग या उल्टी जैसी इच्छा आपकी पूरे समय होती रहेगी, तो नजरअंदाज करना भी सीखना पड़ेगा। फिर दूसरा ट्राइमेस्टर जो 4 से 7 महीने का होता है, उसमें बच्चे की मसल्स अधिक बनती हैं। ऐसे समय पे प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा लेना बहुत फायदेमंद। अगर जो नॉन वेज ईटर हैं उनको एग, मीट, सूप या फिश लेना है। जो वेजिटेरियन है उन्हें सभी तरह की दालें लेनी है, स्प्राउट्स लेने हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो ये आपके बच्चे की मांसपेशियों को बनाने में फायदा करती हैं। जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें डाइजेशन आपका बड़ा बिगड़ जाता है, खास करके 8वें 9वें महीने में। तो ऐसी स्थिति में आपको इजीली डाइजेस्टेबल चीजें लेनी चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। फाइबर थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि नीचे के बर्थ पैसेज को बनाने के लिए ऑयल टैम्पून्स यूज करने चाहिए ताकि नीचे सर्वाइकल बर्थ पैसेज अच्छा बने। अब आता है बात स्ट्रेस की। एक बहुत नॉर्मली और कॉमनली देखा गया है कि ये जो प्रेगनेंसी है ये फिजिकल स्ट्रेस की एक बहुत खास स्थिति होती है, जिसमें फिजिकल और मेंटल, सोशल सब तरह के एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। एक तो बहुत सारी फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके शरीर में जो आपको बहुत परेशान करते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा उल्टी आना, कभी सांस भराना, कभी सोते नहीं बनना, कभी सूजन आना, ये जो नॉर्मली होता है। इस दौरान महिलाओं में कभी ना कभी स्ट्रेस आ ही जाता है, पर ये स्टडी से पता चला है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है प्रेगनेंसी को लेकर या लेबर या डिलीवरी को लेकर, तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं, बहुत तरह के बर्थ डिफेक्ट होते हैं, एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, और आजकल जो बहुत ज्यादा देखा गया है कि बच्चों में ऑटिज्म या एक्टिविटी सिंड्रोम होने लगता है। इसका मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फीटस ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज जो मैंने अभी फोर्ड हाइपोथेसिस आपको समझाई थी, वो भी बहुत हद तक होने लगती है। तो अब इन सारे स्ट्रेस को खत्म कैसे करना? इन सभी को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन। अगर आप ये करने लग जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखेंगे, तो आजकल ये बहुत देखा गया है कि मेडिटेशन से आपके दिमाग की सभी वेव्स भी पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होने लगती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल साइंटिफिक उसमें नहीं जाऊंगी, पर आप एक चीज ये समझिए कि जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका अधिकतर सिक्रीशन हमारी पिट्यूटरी से होता है, और पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे दिमाग में होता है।
हमारे इमोशनल स्ट्रेस से कनेक्टेड होता है। तो इन सब चीजों के लिए क्या क्या जरूरी है? प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, और अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र चिकित्सा करना। अब कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं? देखिए, केवल कपालभाति करना पूरी तरीके से मना है प्रेगनेंसी में, बिकॉज उसमें पेट पर लोड पड़ता है। तो कपालभाति या झटके से किया हुआ प्राणायाम नहीं करना है। नॉर्मल अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं। आप कोशिश करें, जो भी चीज आप शुरू करें किसी योग टीचर के साथ शुरू करें, ताकि आप कोई भी चीज बहुत एक्सेसिव मात्रा में ना कर लें जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इट इज स्पिरिचुअल एनर्जी। जो हमारी आत्मा की एनर्जी होती है वो हमारे मन को शांत करने में बहुत मदद करती है। ये एक तरह का साइंस भी है, एक तरह का आर्ट भी है। अगर आप चाहें, अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा, सपोज कि नहीं मुझे कुछ नहीं बनता मैडम, मैं नहीं बैठ सकती, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि एक ओम की ध्वनि के साथ शांति से उसको सुनते हुए 10 मिनट आंखें बंद करके रोज जरूर बैठें। अगर ये लेक्चर सुनने के बाद आप इतना भी करते हैं और सिर्फ इतनी ही बात बोलें कि मुझे एक स्वस्थ सुंदर बच्चा चाहिए और मैं उसके लिए पूर्ण कोशिश करूंगी, इतना थॉट अपने मन में देकर अगर आप 10 मिनट केवल घड़ी लगाकर मोबाइल से कभी भी पूरे दिन में बैठते हैं, तो ये आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम करेगा, जिससे अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल होने में मदद देगा। ये आपकी नेगेटिव आदतों को खत्म करेगा, आपके इमोशनल पैटर्न को प्रोसेस करेगा, और ये एक अच्छा बच्चा आपको गिफ्ट के रूप में देने में मदद करेगा। कई बार स्कैन की फोटो ली गई है जिनमें कुछ ही मिनटों में ये पाया गया है मेडिटेशन से एक हेमिस्फीयर बनता है जो दूसरे हेमिस्फीयर के ग्रे मैटर में बदलाव को देखने में सफल होता है। मतलब कई तरह की रिसर्चेस मेडिटेशन पे की गई हैं। तो कोशिश करेंगे हम सब, केवल गर्भवती महिलाएं ही नहीं, ये सभी के लिए बहुत कारगर रहता है। 10 मिनट हर कोई अपने पूरी बिजी जिंदगी से निकाल सकता है, शांति से एक मंत्र के साथ या सिर्फ ओम के साथ आप कोशिश करें 10 मिनट मेडिटेट करने की। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो वो आपके ना केवल शरीर को बल्कि दिमाग को भी शांत करने में बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हमारे यहाँ मंत्र बोलने का बहुत तरीका रहता था। संस्कृत में मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है कि एक पर्टिकुलर सोनिक पैटर्न रहता है जो सिलेबल और वोवेल के कोड में बना होता है, और जो मन को अज्ञानता और भ्रम बुरी आदतों से आजाद करने का एक स्पिरिचुअल टूल होता है। जब भी आप कोई मंत्र पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जीभ जो होती है ऊपर तालू को छूती है, और ये जो तालू होती है या जो पैलेट होता है हमारा, उसमें 84 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। उसमें से 64 हार्ड तालू में यानी हार्ड पैलेट में होते हैं और 20 सॉफ्ट पैलेट में होते हैं। और जब आप इसको बोलते हैं इस तालू से तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। इसीलिए हमारे यहाँ सामूहिक मंत्र जप का एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। सामूहिक साधना, सामूहिक ध्यान, इन सब का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी और वाइब्रेशन पूरे समाज को शुद्ध करने में मदद देते हैं। इसीलिए आज के समय में इस गर्भ संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि ये जो नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि हमें एक इंटेलिजेंट बच्चा कैसे मिले। बाकी सब ठीक है मैडम, ये सारी मेडिटेशन ना समझाओ, ये बताओ बच्चा इंटेलिजेंट कैसे बनेगा। तो देखो, बच्चा इंटेलिजेंस तभी मिलेगा जब आप अपनी स्ट्रेस को खत्म करोगे, जब आप अपनी डाइट को अच्छा रखोगे। आजकल ये रिसर्च हुई है कि जीन्स का भी आईक्यू पर पहले सोचे गए से असर होता है। मतलब केवल जीन्स के बेसिस पर बच्चे का आईक्यू डिसाइडेड नहीं होता, गर्भ में उसे कैसा माहौल मिल रहा है, उसकी एंटीनेटल माहौल कैसा है जो उसकी माँ दे रही है, उसके ऊपर भी मेंटल डेवलपमेंट पता चलता है। और जो होने वाले माता पिता अपने बच्चे को प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एंटीनेटल माहौल अच्छा मिले, प्रॉपर पोषण मिले, कम स्ट्रेस वाला माहौल मिले और ड्रग्स फ्री रह सके माँ। ठीक है, ये सब रहेगा तो इंटेलिजेंस उसकी अच्छी। अब हम ये सोचें कि डाइट क्या दे सकते हैं इंटेलिजेंट बेबी के लिए।
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें भी रहते हैं, आजकल हम लोग डीएचए सप्लीमेंट्स अधिकतर देते हैं बच्चे को। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप फॉलिक एसिड प्लस डीएचए सप्लीमेंट ही मिलता है आपको। तो ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहता है। डाइट में फिश ऑयल ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हेल्प करते हैं, मस्टर्ड ऑयल हेल्प करते हैं और वॉलनट्स हेल्प करते हैं। दिस विल हेल्प इन द नर्व्स टू डेवलप इन प्रॉपर डायरेक्शन। सो टू हैव अ प्रॉपर इंटेलिजेंट बेबी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत तरह के डिजिटल टेक्निक से भी जुड़े। जैसे आज आप इस वर्कशॉप से जुड़े हैं, कई तरह की ऐसी और ऑनलाइन वर्कशॉप, गाइडेड मेडिटेशन और गर्भ संस्कार के कोच भी उपलब्ध हैं, जो आपको बहुत तरीके से ये डिजिटल वे में आपको आधुनिक जीवन शैली अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी ठीक करने में मदद देंगे। तो इस तरह से आप डिजिटल तरीकों का फायदा ले सकते हैं। डिजिटल तरीकों का नुकसान भी एक है कि कई बार हम गलत चीजें ही कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं और उससे स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आप पढ़िए उसको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िए। जैसे अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा हाइपोथायराइड है, तो आप पढ़ भले, पर उसका कंसल्ट अपने डॉक्टर से कर कर उसके बारे में निष्कर्ष निकालिए। उससे आप एंजाइटी मत बढ़ाइए अपनी कि उसमें तो लिखा है बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है तो मेरा तो नहीं हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपका भी हो जाए। यू शुड डिस्कस दीज थिंग्स विद डॉक्टर और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालें। ठीक, फिर आएगा, जैसे हमारे चरक जी ने बहुत अच्छे से एक गुणों पे रोशनी डालते हुए कहा था, एवं प्रकृति ही आरोग्यम बल वर्ण संवहन संपदम उपेतम ज्ञातिनम श्रेष्ठम अपत्यम जनयति च। अगर गर्भवती महिला की सलाह के अनुसार देखभाल की जाए तो वो ऐसे बच्चे को जन्म देगी जिसे ना तो कोई बीमारी होगी और माता पिता को मनचाहा बहुत अच्छा स्वस्थ बच्चा जिसमें सभी गुण और लंबी उम्र होगी वो प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जो सारी जानकारी आज आपको मिली है उसके ऊपर अमल करने का कुछ ना कुछ अनुभव जरूर लें। ये मुझे एक बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी थी। आजकल सब लोग बोलते हैं मैडम योगा ज्वाइन कर लूं तो मेरे को थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, या मैं कौन सी एक्सरसाइज कर लूं एंटीनेटल जिससे मुझे नॉर्मल हो जाए। ये कितनी अच्छी एक्सरसाइजेस थी। हमारे यहाँ 1960 का जो जिम था जिसमें हम चक्की पीसते थे, जिसमें हम मसाले पीसते थे, जिसमें हम छाछ मथने के लिए वो चलाते थे, तो इन सब चीजों की इंस्ट्रक्टर कौन थी? आपकी सासू माँ, मदर इन लॉ। और इससे अच्छी एक्सरसाइज जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके वो कोई नहीं करा सकता आज। बट फिर भी हाँ, हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं? पीठ दर्द नहीं होगा, थोड़ा आप वॉक करेंगे तो कब्ज नहीं होगी, ब्लोटिंग या एसिडिटी नहीं आएगी, सूजन थोड़ी कम होगी, प्री-एक्लैम्शिया डायबिटीज को रोकने में मदद मिलेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका मूड बेहतर होगा, आप बाहर घूमने जाएंगे तो आपका पोस्चर सही होगा तो कमर दर्द कम होगी, मांसपेशियां टोन्ड होंगी, ताकत आएगी, नींद अच्छी आएगी और लेबर पेन में आपकी मसल की मांसपेशियों की क्षमता में सुधार भी होगा। तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हाँ, जरूर आप अपने हो सके तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही एक्सरसाइज करें कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी है उसके बाद। आखिर में मैं आपको यही निष्कर्ष देना चाहूंगी कि इस आधुनिक युग में गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं है, बल्कि एक ये स्वस्थ और संस्कारित समाज के निर्माण की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और अगर गर्भवती महिला एक सकारात्मक वातावरण, संतुलित आहार और अच्छे विचार अपनाती है तो आने वाली पीढ़ी शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त बनेगी और ये स्वस्थ संस्थान की एक नींव होगी। इसीलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप 4 चीजें जरूर मुझसे आज सीख के जाएंगे। क्या 4 चीजें? पहला, 10 मिनट आप जरूर ध्यान करेंगे और एक पॉजिटिव थॉट अपने आप को देंगे कि मुझे स्वस्थ, सुंदर और अच्छा बच्चा मिल रहा है। दूसरा, आप खाना खाने में ज्यादा नखरे ना कर कर स्वस्थ और संतुलित भोजन खाएंगे और अपने आप को डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं होनेंगे। तीसरा, आप आधे घंटे जरूर कोई किताब पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी किताब हो। मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी कि आप यही पढ़ो वही पढ़ो, पर कोशिश करना कुछ पॉजिटिव किताब पढ़ने की। चौथा, गूगल देखकर आप डरेंगे नहीं, उस इंफॉर्मेशन को लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपने गायनिक से, उसके बाद उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। एंग्जाइटी पाल के नहीं बैठेंगे। थैंक यू। आई थिंक आपने ये चीजें सुनी होंगी।
डॉक्टर सोनल, फॉर इतना अच्छा आपने इतने कम टाइम में आपने हमें सारे के सारे फ्रॉम हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट से लेके द एंशियंट टू मॉडर्न सारे एलिमेंट्स को टच कर दिया। और मैं आज जितनी भी लेडीज हैं उनको जरूर ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बिजी हो तो आप 10 मिनट मेडिटेशन करें। लेकिन जिस दिन आप बहुत बिजी हैं, आपको घर भी देखना है, आपको काम भी देखना है, आपको बहुत सारे काम की लाइंड अप है, उस दिन आप जरूर 20 मिनट मेडिटेशन करिए। तो दैट इज द फोर्स ऑफ मेडिटेशन, जो आपको हमेशा आपको एकाग्रत रखता है और आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। और एपिजेनोमिक्स डॉक्टर सोनल ने जो बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी तक हम सोचते रहे थे कि जैसा हमारे साथ हुआ है, जो हमारे जीन्स में है वही हमें मिलेगा। लेकिन एपिजेनोमिक्स का मतलब होता है कि हमारे आसपास से, हमारे एनवायरनमेंट का, हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं और जैसे रह रहे हैं और जिन लोगों के साथ हैं, उन सब का हमारे ऊपर और हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा। तो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज कि डॉक्टर सोनल हमारे साथ हैं अभी, और अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना अनम्यूट करके उनसे सवाल जरूर पूछें। एनीबडी? जो भी सवाल करना चाहती हैं, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा आप लोगों के दिमाग में और दिल में, तो जरूर पूछें अभी। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैम, प्रेगनेंसी में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप फिर से थोड़ा सवाल पूछेंगे? बीच में हमने आपकी साउंड खो दी थी। ओ ब्रूनो भाई, ओ ब्रूनो भाई। आवाज नहीं आ रही है ना, क्वेश्चन पूछो। कोई और पूछ सकता है ना? आप अपने जी। ऑडियो को अनम्यूट करिए खुद, और उसके बाद आप सवाल पूछिए प्लीज। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते, प्लीज पूछिए। मैम, मेरी 34 वीक्स की प्रेगनेंसी चल रही है। वही मैंने तो 6 मंथ में तो कुछ ग्रंथ पढ़ा था, लेकिन अभी पढ़ूंगी और एक बार पढ़ूंगी, तो अभी इस मंथ में भी कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और आप 6 मंथ। जितना पॉजिटिव करेंगे उतना आपके बच्चे को फायदा होगा। और मैम, मैंने 6 मंथ में भगवत गीता पढ़ी थी, तो उसका कुछ असर होगा क्या? बिल्कुल असर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सतत प्रयास करना है ना। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार लगातार अपन वो चीज करते जाए। ठीक है, तो वो आप और करते जाएंगे अगर, तो आपको बिल्कुल आपको मिलेगा। डॉक्टर पुष्पा पांडे मैम, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इन जो लेडी का प्रश्न था, ये बहुतों के मन में आता होगा कि मैंने एक बार पढ़ लिया, अब क्या सब ओके है, अब मेरे को उसके सारे अच्छे गुण मिल पाएंगे? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसको कितना फॉलो करते हो। क्योंकि आपने कई चीजें ऐसे होती हैं जो हम ऊपर ऊपर से सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं। उसका आप जैसे एक दिन में आप 3-4 सेंटेंस पढ़िए, उसको सारे दिन फॉलो करिए। कि जैसे गीता, गीता आपने पढ़ी ना, गीता इज ए वंडरफुल बुक, बहुत अच्छी बुक है वो। तो उसमें जैसे बतलाया ना कि अर्जुन, जो बताया कि अर्जुन को क्या होता है, अर्जुन मतलब हम हैं।
तो हमको वो सारी चीज फॉलो करनी चाहिए कि जैसे कर्म करते हुए हम उस ईश्वर को सदा साथ रखें, तो उसका एक्शन प्लान हमको लेना है। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बोला ना अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू मेरे साथ रह। तो जब भी हम ऐसे काम करें तो बहुत सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और जब हमें सिक्योरिटी की फीलिंग आती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे आपका बच्चा होगा, तो बच्चे को आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि मालूम है कि हर जगह कंपटीशन है, कंपैरिजन है, और इनसिक्योर फीलिंग आती है। लेकिन जैसे जब उसको पता चलता है कि नहीं, भगवान मेरा साथी है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर वो मेरे साथ रहता है, तो ये प्रैक्टिकल वो फीलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों? फील करना इज मोर इम्पोर्टेंट। फील करना, उससे फायदा क्यों क्यों फायदा होता है? क्योंकि जो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग को एब्जॉर्ब करता है। आपकी आवाज को तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आप अगर फील कर रहे हो कि भगवान मेरा साथी है, तो उसको भी लगता है भगवान मेरा साथी है, और सारे जीवन वो सिक्योर फील करता है। और वो आज के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है। इसलिए इसको कंटिन्यूअस आप पूरा मत पढ़िए, बीच बीच में थोड़ा सा एक पैराग्राफ लीजिए और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करिए। ठीक है? अंकित, आपने अपना हाथ उठाया था, आपका कोई सवाल है? या फिर वर्षा, वर्षा आपका भी हाथ उठा हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। कौन है वो? हाँ जी, पूछिए। हेलो मैम। पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। मैम, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? अभी 8th मंथ चल रहा है मेरा, तो कौन सी पॉजिटिव बुक्स, मतलब कोई रिकमेंडेशन एक दो बुक्स की? अलग अलग तरह के पर भी निर्भर करता है। अगर कोई अच्छी प्रेरणादायक कहानियों की किताब भी पढ़ना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है। आप प्रेरणादायक कहानियों की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई, जैसे मैडम ने कहा कि गीता बहुत अच्छी किताब है, गीता के रोज एक श्लोक पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम रामायण या रामचरितमानस, हमारे यहाँ बहुत कॉमनली पढ़ी जाती है, वो पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे भी निर्भर करता है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि पॉजिटिव थॉट्स हो जिसमें, वो वाली किताबें पढ़ें जो आपके बच्चे को कुछ अच्छा बनने के लिए, प्रेरित करने के लिए भी काम आ सके, है ना? मैम, रामायण पढ़ सकते हैं, और भी मतलब इसके अलावा, ये तो मिथोलॉजिकल बुक्स हैं, उसके अलावा भी कुछ और? Ramcharitmanas is not a mythological book. First of all, you have to differentiate between the mythology and reality. ठीक है, राम थे त्रेता युग में, ये डिसाइड हो गया था, तो ये माइथोलॉजी या कहानी तो नहीं है। ठीक, तो ये जरूर है कि अगर अपन वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे अपने यहाँ पंचतंत्र की कहानियां हैं जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें बताई हैं, किस तरह से नैतिक शिक्षा मिलती है, वो कहानियों की किताब आप पढ़ सकते हैं। नैतिक शिक्षा की बहुत सारी किताबें आती हैं। और आजकल इकिगाई बहुत फेमस है, आप इकिगाई की कहानियां भी पढ़ सकते हो, और इकिगाई की बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो आपको किस तरह से मेडिटेट करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो आपकी खुद की चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे पे आप क्या देना चाहते हैं वैसी चीजें पढ़ें। आप खुद सोच के देखिए कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम उसको क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम खुद भी पढ़ें। ओके मैम। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप अगर किसी भी बुक स्टोर में जाती हैं, तो एक सेल्फ हेल्प बुक का काउंटर होता है हर जगह, जहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें जिसमें होता है पॉजिटिव अफर्मेशन है, या हम अपनी लाइफ को और पॉजिटिव कैसे करें, हम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचे। दोज बुक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज वो आपको एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग बताती है ना। हमारे पास मोनिका है, करण है, जिनके हाथ रेज्ड हैं। प्लीज अपना अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम, 19 की तरफ से एक सवाल है।
हाँ पूछिए ना जरूर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोबनी रॉय है। मैम मेरा 6 मोहिनी। मंथ प्रेगनेंसी है, सेकेंड प्रेगनेंसी है। मेरा फास्ट जो है ऑपरेशन से हुआ है। हाँ पूछो मोहिनी। हाँ, तो मेरा 6 मंथ के अभी प्रेगनेंसी चल रहा है ना, तो उसमें ना मैं बैक पेन से बहुत मतलब मुझे भुगतना पड़ रहा है। इसका कोई रिलीफ का कोई कुछ है या दवाई या कुछ योगा? हाँ, रिलीफ की होती है एक्सरसाइजेस, और बैकएक के लिए बेसिकली आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है। पेन किलर्स हम बहुत ज्यादा दिनों तक आपको दे नहीं सकते, क्योंकि और लंबर लॉर्डोसिस के कारण बैकएक होता ही है। तो कई तरह के आसन होते हैं, जैसे मरकट आसन, मार्जरी आसन, कैट डॉग पोस्चर वाला होता है। एक प्रेस करने वाला आसन होता है, आपके कमर से टॉवल को प्रेस करने का। तो उस तरह के आसन आपको करने चाहिए रोज। और ये सारी चीजें मैंने अपने YouTube चैनल पे बताई हुई है। डॉक्टर सोनल रिछारिया डाल के ये पढ़ लीजिएगा, कमर दर्द के लिए क्या एक्सरसाइज करें, पूरी करके बताई हुई है, कर लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। लास्ट टाइम हुआ था ना, शायद सेशन हुआ था। लास्ट टाइम डॉक्टर अंकिता ने कराया था कुछ सेशंस। और अगर है तो नेक्स्ट सेशन, अगर बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट सेशन इसी पे करवा देंगे। अगर हाँ जी मैम, आई थिंक नेक्स्ट एक सेशन हमारा नेक्स्ट ड्यू भी सेशन है इसी और पे इस कर देंगे। टॉपिक पे। हाँ जी, आप कर अटेंड बाकी करते रहिए क्लास को। नेक्स्ट सेशन हम हाँ, फिर से एक रेगुलर अटेंड एक्सरसाइजेस करेंगे, पे यहाँ हर कराएंगे। तरह के सेशंस होते हैं। नेक्स्ट सेशन इसी पे करवा देंगे, ठीक है, ओके। गुड शीतल, इवनिंग आपका कोई सवाल है? गुड इवनिंग शीतल, पूछिए। मैम। मैम मेरा फर्स्ट मैम मेरी फर्स्ट प्रेग्नेंट डिलीवरी जो हुई थी वो सी सेक्शन से हुई थी। और जनवरी 2025 में मेरा एंडोमेट्रियोसिस का ऑपरेशन हुआ है। तो क्या मैं अगर अभी कुछ योगा करूं या फिर सारी वर्कआउट जो भी है, मैं अगर सब कुछ अगर करती हूँ, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं या फिर मेरा सी सेक्शन ही होना है दोबारा? मैम क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखो बेटा, हेलो। फिर भी आपका सी सेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिसीजन केवल आपकी गायनेक ले सकती है, और इस बारे में वही आपको गाइड भी कर सकती है। ऐसे बिना देखे ऑन मीटिंग्स वी शुड नॉट गाइड अबाउट कि सीजर होगा कि नॉर्मल। ठीक है, ये सही नहीं होता, ना हमें करना चाहिए। तो आप जिनको दिखा रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग, और उनसे परामर्श लेकर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है। ओके मैम, थैंक नमस्ते यू। मैम। हेलो हाँ जी, आप आपका नाम बताएंगे जरा? मैम, रेशमा नवसरे। हाँ रेशमा, पूछिए अपना सवाल। आप कौन सी स्टेट से बात कर रही हैं, पहले ये बताइए। कौन सी सिटी से हैं आप? अहमदाबाद अहमदाबाद सिटी अहमदाबाद है से। मैम। अच्छा, बहुत हाँ बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, आपकी तरह। प्लीज पूछिए अपना सवाल। मैम, 34 वीक्स प्रेगनेंसी में बेबी का वेट कितना होना चाहिए, मतलब लगभग हेल्दी बेबी के लिए? मिनिमम 2 kg। ठीक है मैम, ठीक है। एनी अदर क्वेरी, कोई और सवाल? हेलो मैम। हाँ जी बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मैम मेरा नाम रानू पाल। हाँ, जरूर सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैम। मैम मेरा 5 मंथ स्टार्ट हुआ है। मेरा मतलब 7 साल बाद, मेरा शादी के 7 साल बाद मेरा बेबी आई है। हस्बैंड के साथ एक साथ नहीं था। 2 साल एक साथ पढ़ रही थी, उसके बाद 7 साल बाद अभी मेरा बेबी होगी। तो मेरा प्रॉब्लम अभी हुआ है मैम, जो सबकोरोनिक हेमाटोमा
समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन पूछा, आवाज नहीं आई। Doctor, can I ask meanwhile? यस यस। So actually, there is no problem physically, but whenever I have a sleep, like whenever I take a nap in afternoon, and when I got up, I feel very bimar, like I don't feel myself for some time. Then I feel very lethargic, and most of the time I don't feel like getting up from the bed and doing any chores of the house. And I am fifth month pregnancy, sixth month I'm entering this week. So I don't know why this is happening. Whenever I take a nap, then this happens. I feel very lethargic and very weak and don't feel like doing anything after getting up. Or if I'll not sleep, if I'll not take a nap, then everything will be fine. I'll be okay. Some chores I will be able to do. सोनल है ना? हाँ मैम। हाँ बताओ। देखो मुझे तो ऐसा लगता है आप हाइपोथायरॉइड तो नहीं हो ना, हाइपोथायरॉइड या एनेमिक तो नहीं हो? नहीं। दोनों चीजें ठीक है आपकी? एनिमिक आई एम बिकॉज मेरे को आयरन टैबलेट लेने से ना तो प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज नोजिया एंड वो सब होता है, मुझे मेटेलिक टेस्ट आता है, नोजिया आता है। इफ आई टेक आयरन टैबलेट ना तो मेरे को फिर एनेमिक हो आप। आपका हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अराउंड 10 और 11। तो इतने एनेमिक नहीं हो आप है ना, हाफ एन आवर की नैप से ज्यादा मत लिया करो। जब इंसान बहुत ज्यादा सोता है तो आलस ज्यादा आता है। तो ओके कोशिश करें हाफ एन आवर या 1 आवर की नैप लें, उससे ज्यादा नैप ना लें। ओके। नैप तभी नैप होती है जब वो हाफ एन आवर की होती है। अगर आप ज्यादा देर सो गए तो आपको आलसी ही आएगी। ठीक है, सो ट्राई टू टेक अ स्मॉल नैप आफ्टर ईटिंग या आफ्टर योर मील्स। टेक अ स्मॉल नैप जिससे आपको फ्रेशनेस फील हो। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक सो जाएंगे तो आपको फ्रेशनेस नहीं फील होगी। ये केवल आपके साथ नहीं होगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो ट्राई टू डू दैट। और अगर आप हाइपोथायरॉइड या एनेमिक नहीं हो तो आपको बहुत ज्यादा लेथार्जी फील नहीं होगी। ट्राई टू ईट फ्रीक्वेंट मील्स इन अ लेस क्वांटिटी, तो आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील नहीं करोगे, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। और कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करो आप। आई एम डूइंग योगा एवरी डे शाम में। योगा क्लासेस मेरा है, बट स्टिल समटाइम इफ आई स्लीप इन आफ्टरनून तो मेरे को फिर उसके बाद जब मैं उठूंगी तो आई फील वेरी लेथार्जिक, कुछ करने का मन नहीं करेगा, एंड मोस्टली मेरे को बस सिक फील होगा कि एज इफ आई हैव फीवर और समथिंग, एंड फीवर विल नॉट बी देयर, बट ऐसी ये सारी चीजें रहेंगी। तो मत करो ऐसा। जिससे आपको बहुत लेथार्जिक फील होता है तो वो नहीं भी सोगे और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो डोंट टेक अ नैप, नो प्रॉब्लम। वो आदत नहीं होगी ना सोने की तो डॉक्टर कोई बोलते हैं जरूरी कि नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी बिकॉज है मेरा आफ्टरनून में वर्किंग रहता है, तो आई प्रेफर कि एक लॉन्ग सिट के बाद एक वॉक करके देन खाना खाने के बाद आई फील वेरी स्लीपी, एंड आई वाज नेवर यूज्ड टू स्लीप इन आफ्टरनून बिकॉज ऑफ द ऑफिस वर्क एंड ऑल। तो अब मेरे को नींद आती है इतनी, तो आई टेल माय हस्बैंड नॉट टू लेट मी स्लीप, बट देन इवेंचुअली आई स्लीप ओनली। ईटिंग पैटर्न सुधारना होगा था, और कुछ माइक्रो नहीं है। स्लीप में जैसे सोनल डॉक्टर सोनल बोल रहे हैं ना, माइक्रो स्लीप लीजिए, आप ज्यादा मत लीजिए। ज्यादा लेने से दोपहर में हमेशा लेथार्जिक लगता है। बहुत माइक्रो मतलब सिर्फ आप नैप लेंगे मतलब ऐसे तो आपको ठीक लगेगा। वैसे भी दोपहर में लॉन्ग स्लीप के लिए मना करते हैं, किसी को भी लगता है लेथार्जिक। ओके ओके। और एक प्रॉब्लम ये, ऐसा तो नहीं कभी आपको इमोशनल प्रॉब्लम रही हो पहले बिफोर प्रेगनेंसी? नॉट लाइक दैट डॉक्टर, कभी नथिंग लाइक कभी लास्ट मतलब बिफोर प्रेगनेंसी कभी नहीं रही ना? नहीं डॉक्टर। नहीं। और आपको मॉर्निंग में फ्रेश लगता है? अर्ली मॉर्निंग में आई मॉर्निंग? फील फ्रेश, मॉर्निंग में आई फील वेरी हंग्री,
एंड मुझे कभी कभी भूख इतनी ज्यादा लगती है वो तो कि मैं ठीक है। अपना लंच या डिनर कर रही होती हूँ और मेरा लास्ट बाइट बचा होता है एंड स्टिल आई फील सो मच हंगर कि मुझे और खाना है, बट देन आई कंट्रोल माई सेल्फ कि इफ आई फील give it 15-20 minutes or 30 minutes, if I'll still feel hungry then I'll eat more. I feel so much hunger, like मेरे को समझ में नहीं आता है ना, I'm literally परेशान because I used to eat 2-3 फुल्कास in a day like at a time, and now I'm like कि आने दो टाइम कि हाँ. आपका वो ब्लड शुगर नॉर्मल है? Yes, blood sugar is also normal. First 3 months I was not able to swallow anything because of the nausea and vomiting. And जब से fourth month खत्म हुआ and fifth month में I'm eating like I don't know. तो खाइए ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? बस ये है कि इमोशनली आप जैसे डॉक्टर सोनल बता रहे थे कि जो भी आपको पॉजिटिव हो वो आप पढ़ेंगे, और माइक्रो स्लीप लेना बस। उसके मतलब 20 मिनट से ज्यादा कहते हैं कि दोपहर में सोना ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप Okay, माइक्रो लीजिए और आपको बहुत फ्रेश लगेगा। क्योंकि okay थोड़ा भी doctor. आप हाफ एन आवर और ज्यादा सोते हो ना तो बहुत अजीब सा लगता है, तो किसी को भी लगता है वो तो। Yes, yes. दोपहर वो है ही नहीं सोने के लिए, बना ही नहीं है ना दोपहर। Mm-hmm. आप कौन से स्टेशन से हैं? I'm from Raiwala station. अच्छा, आपके वहाँ पे जो नियरेस्ट आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास अपनी रेगुलर चेकअप्स करा रहे हैं? आप रजिस्टर्ड हैं? Yes, nearest is either Roorkee or Dehradun, so we are going to see Dehradun में. अच्छा, तो देहरादून में आप रजिस्टर्ड हैं और आपने अपने रेगुलर चेकअप्स करवाए हुए हैं ना? Yes, 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 yes. अच्छा, ठीक है, दैट इज ओके। आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव रहिए और जैसा मैम ने कहा अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा और वाइब्रेंट करिए और थोड़ा कम स्लीप लीजिए। एंड Mm-hmm. जैसे आपको डॉक्टर पुष्पा मैम ने और डॉक्टर सोनल ने बताया है, एंड अपनी जाकर अगली बार आप जब जाते हैं देहरादून तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल करिएगा, ठीक है? उनसे बात करिएगा इस बारे में और उनको बताइएगा कि ये आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी और चेकअप की जरूरत है। Okay, ओके, okay. ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स किसी और का कोई सवाल हो? अभी हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में। नमस्ते मैम, मैं ज्योति बिरादर। Is this audible? हाँ जी, आपका नाम प्लीज? My ज्योति। name is Kamal. I am speaking from Bathinda, Kent. राइट कमल, पूछिए अपना सवाल कमल। हाँ जी, I am having my 7th month is running from it has started from 12th of Feb, and suddenly I started feeling like having leg cramps. ओके कमल, कमल आप हिंदी में जरा बोलेंगे ताकि हमारी बाकी लेडीज सब वो समझ थोड़ा सा सकें। अपनी मतलब टांगों में, स्पेशली राइट लेग में वो लेग क्रैम्प होते हैं ना, जैसे मतलब जकड़ सी जाती हैं टांगे, वैसे फील हो रहा है। हेलो। हाँ डॉक्टर सोनल, आप ये क्वेश्चन लेंगे प्लीज? सोनल है कि गए? सोनल? ओके, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में कैल्शियम की थोड़ी कमी हो जाती है और रीऑर्गेनाइज होता है कैल्शियम, तो जी बच्चे जी की जी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरा कैल्शियम होते हुए भी हमको लेग क्रैम्प्स या कैल्शियम डेफिशिएंसी का थोड़ा फीलिंग आता है। तो आप इस टाइम पे आप कैल्शियम की टेबलेट ले सकती हैं, मिल्क इंक्रीज कर सकती हैं, दही का सेवन ज्यादा कर दीजिए, एक एक कटोरी और बढ़ा दीजिए। आपको अगर कोई मिल्क एलर्जी नहीं है या दही से नहीं है तो वो इंक्रीज करिए। अगर आपकी लेग्स में आपके जो काफ मसल हैं उसमें अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो इसमें एक हम्म। आप नंबर वन कैल्शियम कैल्शियम के सप्लीमेंट ले सकती हैं। नंबर टू आप अपना इसमें जो भी आपकी एक्सरसाइजेज आपको सिखाई गई थी पिछले में भी, वो भी अगर करिए तो थोड़ी सी मसल्स भी बिल्डअप होती हैं। और थर्ड थिंग, आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्रीज करिए। तो आई थिंक दिस इससे आपको जो क्रैम्स होंगी वो अपने आप बंद हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स डॉक्टर पुष्पा मैम, एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी डन? इट्स ओके।
कभी कभी विटामिन ई भी लेना पड़ता है, वो आपके गायनिक्स ने दिया होगा। और हाइपोथायराइड वाली तो प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट हैविंग थायराइड। नहीं है ना। और फिर एक्सरसाइज नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम में डॉक्टर अंकिता ने पूरा बताया था कि लेग क्रैम्प्स में अपने को क्या करना है। हाँ, बाकी उसका जैसे वीडियो भी हमने, हाँ उसका वीडियो भी हाँ हमने आपके वीडियो ना भी उस पे डाला है ग्रुप में, डाला आप हुआ वो है। एक बार फिर से देखिए। हेलो हेलो पुष्पा, डॉक्टर हाँ पुष्पा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए हाँ, निशा इनको जी। ना पानी भी बहुत पीना है। इट इज हाँ हाँ अबाउट 3 liters of the water has to be drink in 24 ओके hours. ओके And many times dehydration can cause the cramps. So ओके the water intake should be very adequate. ओके। थैंक्स डॉक्टर थैंक निशा। यू सो मच थैंक यू। डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर निशा। आप में से कोई भी Okay. लेडीज को कोई भी इससे रिलेटेड, गायनी को अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको डालिए, उनको लिख कर डालिए, और आपको जरूर आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं जो उस समय उस पर कनेक्टेड हैं आपके साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपको जवाब जरूर देंगे। उन ग्रुप में एक्सपर्ट भी हैं। और बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे होते हैं, हमारे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, और आज के टॉक से रिलेटेड या गर्भ संस्कार से रिलेटेड या ऐसे कोई सवाल है आपके, तो आप प्लीज जरूर पूछिए। और हमारे जो एक्सपर्ट्स ने आपको समझाया बताया, उससे रिलेटेड कोई जानकारी अभी चाहिए तो आप जरूर लीजिए, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहिए। हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ मैम, नमस्ते। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, प्लीज मैम पूछिए। मेरी अभी 15 वीक प्रेगनेंसी चल रही है, अभी मतलब 3 days गए हैं 15 वीक में। लेकिन मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना कि मतलब जैसे कुछ अच्छी भी बातें होती हैं या फिर मतलब ऐसे मुझे कोई मजाक में छेड़ भी देता है ना, तो इतना मेरे को हाइपर हो जाता है अंदर से कि मतलब कैसे हो गया मेरे साथ। फिर मैं बाद में बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि मतलब इतनी बड़ी कोई बात तो थी नहीं, जितना बड़ा मैंने रिएक्शन दे दिया इस चीज के लिए। तो उस बात को लेके इतना मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, पता नहीं चलता कि आखिर मतलब कैसे हो गया, समझ नहीं आता मुझे। आवाज क्लियर तो नहीं थी, फिर भी मुझे थोड़ा समझ में आया कि इमोशनल आपको प्रॉब्लम होती है ना, कोई बहुत कह ज्यादा देता है तो स्ट्रेस आपको हो जाता रिएक्शन है होता मैम, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मतलब पता नहीं बहुत चलता है कि रिएक्ट करते हैं। हाँ, बहुत जल्दी रिएक्शन दे देती हूँ मैं। हाँ, क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, तो जी मैम। उसके कारण थोड़ा ऐसा लगता है इमोशनल प्रॉब्लम। लेकिन इसीलिए इमोशनल, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो और जी बिफोर मैम। गोइंग टू स्लीप, वो जो जी उस समय जो होता है, आप अपने मन को पॉजिटिविटी से भर दो। तो एक तो हाँ। मेडिटेशन, एक्सरसाइज आप इसको करोगे, और जी मैम। तो इससे क्या है, आपका सारे दिन बहुत अच्छा चलेगा। और जी बीच मैम। बीच में जैसे बताया कि पॉजिटिव जो है बुक्स वगैरह आप करोगे, तो या अफर्मेशन, जैसे अर्ली मॉर्निंग में आपने अपने मन को जी वो मैम। कर दिया, आई एम जी जी पीसफुल, मैं बिल्कुल शांत हूँ, है ना। जी तो अफर्मेशंस जो होते हैं बहुत सारे, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर आ जाता है, और वो जी धीरे 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 वो आदत पड़ती है, क्योंकि संस्कार की बात है ना, तो हमें जी अपनी आदत डालनी पड़ती है। एटलीस्ट 21 डेज में आदत पड़ती है, ऐसे एकदम से आदत नहीं पड़ती है। तो आपको मॉर्निंग से ही कुछ पॉजिटिव, ऐसे बस उठ के आप काम करने लगो ऐसा नहीं। तो हम आपका जी एक जी मेडिटेशन सेशन भी लेंगे, और उसमें पूरा जी आपको मैम। बतलाएंगे कि कैसे आपको मॉर्निंग बिल्कुल सिंपल मेडिटेशन करना है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सारे। और आप जी मैम। एक्सरसाइज भी, जैसे प्राणायाम बताया, कि आप वो भी करोगे तो भी आपको पॉजिटिविटी आ जाती है। और बुक्स हमेशा पॉजिटिव। सबसे पहली बात, मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव सेशन चल रहे हैं, इट्स ओके, ये हैं। जैसे कुछ धार्मिक वाले जो सेशंस हैं, गीता के हैं या रामायण के हैं, ये जी वाले जिसमें पॉजिटिविटी वाले हैं। लेकिन वो वाले आप सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखिए जो सीरियल्स हैं, जी उससे, क्योंकि हमारे अंदर सब कॉन्शियस माइंड में वो कहाँ कब चला जाता है, और वही वही रिएक्ट करते हैं। तो जी क्या मैम। मालूम, आप मोबाइल यूज करते हैं बहुत? मैं मोबाइल तो मतलब यूज करती हूँ, लेकिन मैं सीरियल वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज्यादा प्रेमानंद जी को ही फॉलो करती हूँ। हाँ, जो तो भी मैं आप ज्यादातर देख। देखती हूँ। और आपको पहले तो बिफोर प्रेगनेंसी आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम कभी बचपन से आज तक तो नहीं हुई?
नहीं मैम, मतलब ऐसा है कि जैसे मेरे साथ कुछ होता है तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब नहीं नहीं, ऐसा वो लगता है ठीक है, कि वो हम समझ गए ना, हम समझ गए। थोड़ा हार्मोनल होता है, लेकिन थोड़ा सा तो आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जी मैम, जी वो हम जी आपको टेक्निक, जैसे अभी बहुत सारे हमारे सेशंस होते हैं, स्ट्रेस हाँ जी मैम। मैनेजमेंट होता है, माइंड मैनेजमेंट होता है, उसमें सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं कि वो भी ओके हमारी मैम। इमोशनल प्रॉब्लम, जैसे अभी फिजिकल प्रॉब्लम आप पूछ रहे हो, तो इमोशनल प्रॉब्लम के लिए भी बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो ओके वो भी ओके। आप ज्वाइन करें, आप कंटिन्यूस जी ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। बुक्स आप जरूर अच्छे से पढ़ें, और मेडिटेशन जरूर करें। मॉर्निंग में उठ के करते हैं आप ना? नहीं आप किसको, आपने बोला ना कुछ फॉलो करते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है आपकी आवाज, इसलिए समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाँ हाँ, निशा दी बोली। हाँ, आप ना हर आधे घंटे में अपने आप को रिमाइंड कराइए, अलार्म भर के रखिए अपने मोबाइल पे, और हर हर आधे घंटे में आप अपने को 10 टाइम्स अफर्मेशन दें कि मैं बहुत यस। स्ट्रांग हूँ, मैं जरा भी नहीं घबराऊंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जरा भी नहीं घबराऊं। ऐसा आप हर आधे घंटे 1 घंटे में करेंगी तो जो आपके कंटिन्यूअस ऐसे विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। और आपका वो सेशन भी लेंगे कि कैसे अफर्मेशन, लास्ट टाइम डॉक्टर कीर्ति ने लिया था, बहुत अच्छा सेशन लिया था। वो शायद होगा भी इसमें, रिकॉर्डिंग में डला है। आप पहले ज्वाइन किए हो ये सेशन? नहीं मैम, पहली आज बार भी ज्वाइन? फर्स्ट टाइम। हाँ, इसीलिए हमारे सेशंस रेगुलर होते रहते हैं। तो ये डॉक्टर कीर्ति का डला है। आप कहाँ से हैं? मैम मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर कीर्ति ने अफर्मेशन पे ही सिर्फ सेशन लिया था कि कैसे आपको अफर्मेशन करना है, और उसको कैसे आपको राइटिंग में भी करना है। बहुत सुंदर वो वाला सेशन मैम, डला होगा हम नीचे। आप हाँ मैम, आप गर्भ संस्कार के जो प्रयागराज वाला व्हाट्सएप है, अगर उस पर हैं तो जी वो जी। टॉक मैं आपको फिर से डाल दूंगी उसके ऊपर व्हाट्सएप पे, क्योंकि शायद आपने ओके मैम। रिसेंटली ऐड हुई हैं। हाँ, मैं वो हाँ मैं आपको कल ही डॉक्टर ऐड हुई हूँ कीर्ति, मैम। हाँ तो मैं डॉक्टर कीर्ति का टॉक आपका रिकॉर्डिंग फिर से डाल दूंगी उस पे, एंड आप वो ओके देखिएगा। और आप समझ पाएंगी, फिर आप जरूर समझ पाएंगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी लेडीज यहाँ पर हैं, प्लीज अटेंड एवरी सेशन, बिकॉज ये सब होलिस्टिक है। इट्स नॉट दिस कि अगर आप एक अटेंड करेंगी तो आप कुछ और मिस कर देंगी अगर आप अटेंड नहीं करेंगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज अपने सारे टॉक्स को आके अटेंड करें। एंड अभी किसी और की कोई क्वेश्चन है तो आई एम श्योर मैम आपसे अभी क्वेश्चन लेंगी, और अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी आपके डाउट्स है ऐसे जनरल, उनको जरूर पूछिए। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, आपका क्या नाम है? जैस्मिन। जैस्मीन, आपका कोई सवाल है, पूछिए। हाँ मैम, केमिकल प्रेगनेंसी क्या होता है और क्यों होता है मैम? आप फिर से पूछेंगे अपना सवाल? केमिकल प्रेगनेंसी क्या है और क्यों होता है मैम? कौन सा प्रेगनेंसी? केमिकल। केमिकल प्रेगनेंसी पूछ रही है मैम ये। मैम ये किस बारे में बात हाँ कर मैम। रही हैं? केमिकल प्रेगनेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती। नहीं, हाय ऐसा मैम, मैं कुछ नहीं नवनीत होता है, बोल रहा हूँ, आपने क्या कुछ मैं गलत सवाल पूछ समझा है। सकता हूँ क्या? हाँ, कुछ गलत समझा। हम्म, कोई बात नहीं, आप फिर से इस बारे में पढ़िए और हमको बताइए आपका डाउट क्या है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, या टेस्ट हम आपको उस पे टेस्ट ट्यूब जवाब बेबी दे के देंगे। बारे में तुम पूछ रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में? हाय मैम, उसके मैं नवनीत बोल रहा हूँ, क्या मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ मैम? यस यस। हाँ नवनीत, पूछिए। मैम, मेरा घर एक्चुअली जमशेदपुर झारखंड है। तो मेरी वाइफ जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, उसका जब डिलीवरी होने वाला था, तो हम पूरी 9 महीना तक उसका बीपी का मॉनिटरिंग किए थे, तो उसका बीपी हमेशा लो था। तो वहाँ पे एमएच अवेलेबल नहीं है जमशेदपुर में, तो हम सिविल में दिखवा रहे थे, सिविल हॉस्पिटल में। तो जब हम उसको पेन हुआ, जब हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने थोड़ा देर बाद ही, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा बाद बोला कि सीजर होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। फिर हमें समझ नहीं आई, वो बोले कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर हम बोले कि साल लगभग 9 महीना तक तो बीपी हमेशा लो रहा, हम हमेशा मॉनिटरिंग किए। तो उस सिचुएशन में हमारा भी फर्स्ट टाइम मतलब था कि हम एज अ
पेरेंट्स मतलब उसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं सिचुएशन को पा रहे थे। फिर हमें लास्ट में एक आइडिया आया कि रांची में एमएच है, फिर हम वहाँ पे बात किए। तो उस सिचुएशन में वो बोले कि आप रांची लेके आ जाओ, तो फिर वहां से हम डिस्चार्ज करवा के रांची लेके पहुंचे और रांची में एमएच में नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो ये सिस्टम समझ में नहीं आता कि उस समय में उस सिचुएशन में किस पे बिलीव करें हम, अगर जहाँ पे एमएच पास में नहीं है। डॉक्टर साहू आप बताइए। हेलो। जी मैम। हाँ जी डॉक्टर निशा मैम। हाँ। नहीं, वैसे जनरली ऐसा हो सकता है किसी जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा हो और उसको ऐसा लगा हो, और उस पेशेंट को कई बार थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है, थोड़ा बीपी रेज हो जाता है। मैम ऐसा वैसे होता नहीं है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई भी 100% बोल नहीं सकता है। कई बार लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन एंड में आके नहीं हो पाती है और सीजर हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बेबी को अगर डिस्ट्रेस हो रहा है, बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हम जब सिजेरियन की तैयारी करते करते हैं उतनी देर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मतलब जो सिजेरियन लेते हैं वो इसलिए नहीं लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो इसलिए लेते हैं कि अगर बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, बेबी की हार्ट बीट कम हो रही है या बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो उसको बेबी को सुरक्षित निकाल सके, इसलिए कई बार डॉक्टर सिजेरियन को बोलते हैं, जिसमें कई बार नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। मैम ओके। हाँ जी, बोलिए। एक मुझे बताइए, क्या आप और आपकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट हैं? सेकंड प्रेगनेंसी है उनकी? नो मैम, अभी तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, तो आप इस ग्रुप में हैं, तो आप किस उस मुद्दे से हैं कि आप आपका बेबी स्मॉल है या आप प्लान हाँ करना बेबी चाहते स्मॉल हैं? है मैम, है ना, बेबी बेबी स्मॉल है, स्मॉल है। 1 ईयर की है। अच्छा, और हो सकता है ये आपका एक ही बेबी है अभी, है कि आप एक और भी प्लान कर रहे हैं? हाँ नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर अच्छी बात है, आप जरूर ग्रुप में रहिए। एंड जी मैं मैम। आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेटली अपने आप को रजिस्टर करें, और मैम सर्विस हॉस्पिटल जो भी नियरेस्ट है उसमें, मैम जब भी आप प्रेग्नेंट होने का सोचते हैं या आप प्लान करते हैं कि नाउ आई वांट टू गेट प्रेग्नेंट, अब हमें होना है, तो आप जाके गायनिकोलॉजिस्ट से, अपने जो नियरेस्ट स्टेशन में आपका गायनिकोलॉजिस्ट है उनसे ज़रूर मिलिए, और अपने आप को उनसे उनकी सलाह भी लीजिए कि बेस्ट प्रेग्नेंट होने के लिए भी, और प्रेगनेंसी के बाद रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए अपना, चाहे आप कहीं भी रहें, कभी भी। राइट मैम। थैंक यू फॉर आस्किंग। और कोई सवाल है? डॉक्टर पुष्पा मैम, डॉक्टर निशा मैम, ओके। कैन वी क्लोज दिस ओ इफ देयर आर यस। नो अदर क्वेश्चन? यस यस। ओके। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लेडीज हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा सेशन रहा। जितने सवाल आप पूछते हैं उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ता है सारे एक्सपर्ट्स का, और हमें भी लगता है कि यहाँ पे जो सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं वो किसी काम आ रही है। मैं फिर से 2-3 बातें हमेशा दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा हमारे पास न्यू लोग होते हैं जो पहली बार ज्वाइन करे हुए होते हैं, कि प्लीज अपना यूनिट का और अपने कमांड का, अपने स्टेशन का व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए। उसमें सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अगर आप कोई मिस भी कर देते हैं कोई टॉपिक, तो हम उसका वीडियो हमेशा डाल देते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, सो दैट आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें हमेशा। और एज आई ऑलवेज से, एक्सरसाइज, माइंड मैनेजमेंट पॉइंट्स हमने नोट करे हैं, मे बी जैसे कंसल्ट करके हम आपके लिए वो वाले टॉपिक्स पर और टॉक अच्छे एक्सपर्ट से लेकर आएंगे। और अगले हफ्ते सैटरडे को 4:45 कनेक्ट होना शुरू हो जाइए। अभी तक बहुत सारी लेडीज हमारे वेटिंग रूम में हैं, तो ये थोड़ा सा अगर आप शुरू से लेक्चर अटेंड करेंगी तो आप कुछ मिस नहीं करेंगी और आप कनेक्टेड रहेंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगली बार टाइम से आप जरूर कनेक्ट हो जाइए, और देरी मत करिए। और जब तक हम अगली बार आपसे कनेक्ट होते हैं, कीप स्माइलिंग एंड अच्छे अच्छे इमोजीज दे दीजिए प्लीज, इमोटिकॉन्स, स्माइली वाले, लव वाले, बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं। और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जो एक्सरसाइजेस बताई गई हैं वो करिए, और हमेशा अच्छी बातें सोचिए। और जैसे आज डॉक्टर सोनल ने बोला, कोई भी एक अच्छी पॉजिटिव किताब पढ़िए, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करिए, और जैसे डॉक्टर पुष्पा मैम ने बोला, गंदे वाले सीरियल मत देखिए, खुश रहिए।
all of you, lots of love to all of you. Please stay happy and stay healthy. And with this, आज का सेशन हम साइन ऑफ करते हैं. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. अगली बार अपनी सासू माँ अगर आपके साथ हैं या आपकी मदर आपके साथ हैं, उनको भी अपने साथ बिठाइए और उनको भी इस टॉक को सुनाइए. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.